हम्म, सबसे पहले मेन हेडिंग डालो पेमेंट रिलेटेड डिडक्शन। मैंने कल बताया था ना, दो टाइप के डिडक्शन होते हैं, एक इनकम रिलेटेड और एक पेमेंट रिलेटेड। तो अभी अपन पेमेंट रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो हेडिंग डाल लो पेमेंट रिलेटेड डिडक्शंस। सेक्शन 80C। सेक्शन 80C ओवरऑल, वैसे पॉइंट तो पूरे याद नहीं हुए होंगे ऑब्वियसली तुम लोगों को अभी, बट ओवरऑल क्या था कि आप सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स करते हो, आपको डिडक्शन मिलता है। एलिजिबल कौन है इसके लिए? HUF। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? मेन वाले बता सकते हो? कुछ कुछ याद है इन्वेस्टमेंट्स? LIC, ठीक है। LIC में वो लिमिट्स क्या थी? 1/4/2012 के पहले प्रीमियम और 20%, 20% है ना। और फिर 1/4/2012 के बाद पहले 20%, बाद में 10%, और डिसेबल पर्सन के लिए 13 के बाद 15%। ठीक है। और कुछ, और कोई इन्वेस्टमेंट याद है मेन वाली? हाँ, नहीं, चलो लिखो स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स। ए पॉइंट डालो एलिजिबल असेसी। एलिजिबल असेसी, एलिजिबल असेसी में लिखो, पता है तुम लोगों को कौन है? इंडिविजुअल ऑब्लिक HUF। बी पॉइंट डालो, हाँ लिख लो। उसके बाद बी पॉइंट डालना अमाउंट ऑफ डिडक्शन। ये भी पता है तुम लोगों को, मैक्सिमम 1,50,000 लिखो। अब अपन लिस्ट बनाएंगे इसके बाद। हेडिंग डाल लो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। उसमें 1 2 3 4 करके लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले पॉइंट में लिखो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट तक लिख लिया है। फर्स्ट पॉइंट लिखो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, LIP। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो प्रीमियम पे करते हो ना उसका डिडक्शन मिलता है। हाँ लिखना पड़ेगा, इसके अंदर लिखना पड़ेगा डिटेल्स। किसके लिए इंश्योरेंस पे करोगे तो मिलेगा? अगर इंडिविजुअल है तो सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए और चिल्ड्रन के लिए। और अगर HUF है तो मेंबर्स के लिए। किसी भी मेंबर के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो मिल जाएगा डिडक्शन। अब पॉलिसी इशूड
बिफोर 1/4/2012 है, तो कितना डिडक्शन मिलेगा बेटा? तो अपन ऐसा लिख लेते हैं, प्रीमियम पेड और 20% ऑफ सम अश्योर्ड, whichever is less. अगर पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2012 है, तो अगेन प्रीमियम पेड और बताओ, और 10% ऑफ सम अश्योर्ड. ठीक है. इसके बाद एक पॉइंट और है, डिसेबिलिटी वाला. उसमें लिखो, पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2013. Policy issued on or after 1/4/2013 for person with disability, for person with disability under section 80U. Policy issued on or after 1/4/2013 for person with disability under section 80U, or person suffering from specified disease, or person suffering from specified disease under section 80DDB. 80DDB. इसमें लिमिट क्या है? प्रीमियम पेड और 15% ऑफ सम अश्योर्ड, whichever is less. ये अपना पहला पॉइंट हुआ LIC का. ठीक है. सेकंड पॉइंट डालना इसके बाद, ये कंप्लीट कर लो. तुम लोग को LIC के अलावा कोई भी पॉइंट याद नहीं है क्या? हाँ, नबार्ड था, और शेड्यूल बैंक में क्या? प्रोविडेंट फंड का था. ठीक है, चलो लिखो. अमाउंट डिपॉजिटेड मैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड अलग लिखवा दे रही हूँ क्योंकि वो आप खुद से खोलते हो, और बाकी वो सुपर एनुएशन, RPF, SPF एक साथ लिख लेते हैं. ठीक है. पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये अपन ने लिखा PPF.
पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप खुद खोलते हो, तो आप किसके लिए खोल सकते हो? इंडिविजुअल हो तो सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन। और अगर आप HUF हो तो आप किसी भी मेंबर के लिए खोल सकते हो। PPF की लिमिट याद करने की जरूरत नहीं है कि PPF में मैक्सिमम 1.5 लाख पर एनम जा सकता है, वो याद करने की जरूरत नहीं है। हमको तो ये याद रखना है कि 80C के अंदर मैक्सिमम हम कितना डिडक्शन ले सकते हैं, सारे इन्वेस्टमेंट्स को मिलाकर 1.5 लाख, बस। ठीक है, ये आप खुद खोलते हो। बाकी आपका एम्प्लॉयर खोलता है, जिसमें वो आपका कंट्रीब्यूशन लेकर उसमें जमा करता है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है ना, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन मतलब इंडिविजुअल के खुद का कंट्रीब्यूशन है ये, जो उसके एम्प्लॉयर ने उससे ले लिया है। और फॉर SPF, फुल फॉर्म याद नहीं है तो पूरा लिखो, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। RPF, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और सुपर एनुएशन फंड, क्योंकि PPF तो ऊपर ले लिया अपन ने। अप्रूव्ड सुपर एनुएशन, अप्रूव्ड डन। चलो लिखो, फिर मैं चार्जर नीचे से लेकर आती हूँ। अमाउंट इन्वेस्टेड इन, हाँ, अमाउंट इन्वेस्टेड इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अमाउंट इन्वेस्टेड इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ब्रैकेट में NSC लिख लेना, NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, as well as interest accrued on national saving certificate। अगर इंटरेस्ट विड्रॉ ना करे, उसी में जमा हो रहने दे, तो उसको भी इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, as well as interest accrued on national saving certificate। फिफ्थ पॉइंट लिखो, फिक्स डिपॉजिट शेड्यूल बैंक का क्या था? फिक्स डिपॉजिट था ना, फिक्स डिपॉजिट इन शेड्यूल बैंक है ना। और एक और फिक्स डिपॉजिट था, किसके साथ? पोस्ट ऑफिस के साथ, 5 साल का टर्म डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस वाला। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट इन शेड्यूल बैंक और पोस्ट ऑफिस फॉर मैक्सिमम 5 years, तो सॉरी, फॉर मिनिमम 5 years, मिनिमम 5 साल के लिए जमा करना है पैसा, फॉर मिनिमम 5 years। डन। सिक्स्थ, ट्यूशन फी, इंपॉर्टेंट भी बताया था इसको मैंने। ट्यूशन फीस है ना, किसके लिए था? फॉर 2 children है ना, फॉर स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी। ठीक है, फुल टाइम एजुकेशन के लिए। ट्यूशन फीस पेड
paid for education of maximum 2 children, for maximum 2 children for full time education in India. अगर आप बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हो, ठीक है, तो बेटा नहीं मिलेगा डिडक्शन, ठीक है. मैक्सिमम 2 children फॉर फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है. चलो, यहाँ तक पॉइंट्स याद आ गए. हाँ, रीपेमेंट ऑफ लोन वाला पॉइंट याद है. आप हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट जो रीपे करते हो किसी को भी, में बहुत सारे लोग थे, और जो स्टैम्प ड्यूटी, और स्टैम्प ड्यूटी के अलावा क्या था, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह, ठीक है, वो पे करते हो तो उसका भी क्या मिल जाएगा आपको, डिडक्शन मिल जाएगा. लिखो. रजिस्ट्रेशन, सॉरी, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, ब्रैकेट में लिखो प्रिंसिपल अमाउंट. फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, repayment of loan for purchase or construction of a house to bank or financial institution, ठीक है. और नेक्स्ट पॉइंट बना लो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का. स्टैम्प ड्यूटी, हाँ, बुक में एक ही पॉइंट करके दिया हुआ है ये. स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस फॉर अक्वायरिंग हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है. सैलरी का 1/5 कौन से वाले पॉइंट में था. हाँ, इसी में था, ईटीसी के अंदर, पर कौन से वाले पॉइंट में. वो एम्प्लॉय हो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा डिडक्ट करती है ना सैलरी से, वो वाला था पॉइंट. लिखवाती हो अभी नीचे. चलो, अभी अपन पहले वो यूनिट लिंक स्कीम और सेविंग स्कीम और उन सब के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है. कौन सा पॉइंट बनाओगे. नहीं, डिपॉजिट इन, 9th पॉइंट में लिखो डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ठीक है. फिर 10th पॉइंट बनाओ यूलिप का. यूलिप मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इन्वेस्टमेंट इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूलिप. इलेवेंथ, नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स प्लान, notified units of mutual funds or UTI, units of mutual funds.
और यूटीआई। ट्वेल्थ पॉइंट लिखो, नोटिफाइड पेंशन स्कीम। वो डेफर्ड एनुइटी था ना, वो सब पेंशन स्कीम ही तो है कि आप पैसा जमा करो कुछ सालों तक और फिर एनुअली आपको क्या मिलने लगेगा, अमाउंट मिलने लगेगा। वो पेंशन स्कीम्स ही है। नोटिफाइड पेंशन स्कीम्स ऑफ यूटीआई और म्यूचुअल फंड। नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ यूटीआई और म्यूचुअल फंड। डिपॉजिट इन नोटिफाइड फंड्स ऑफ नाबार्ड। डिपॉजिट इन नोटिफाइड फंड्स ऑफ नाबार्ड। 14th हुआ ना। डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि स्कीम। डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि स्कीम। सुकन्या समृद्धि स्कीम में आप किसके लिए जमा कर सकते हो, एनी गर्ल चाइल्ड, और जिसके आप लीगल गार्जियन हो उसके लिए भी। ठीक है, लिखो ब्रैकेट में लिखो, फॉर एनी गर्ल चाइल्ड ऑफ इंडिविजुअल, गर्ल चाइल्ड ऑफ इंडिविजुअल, और गर्ल चाइल्ड, for whom such individual is a legal guardian, or girl child for whom such individual is a legal guardian. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल हाउसिंग बैंक। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल हाउसिंग बैंक। लास्ट पॉइंट देखो, by employees of central government, by employee of central government as a contribution to, specified account of pension scheme, as a contribution to specified account of pension scheme referred to in section of pension scheme, referred to in section 80 CCD, referred to in section 80 CCD for a fixed period of, for a fixed period of for a fixed period of 3 years or more. For a fixed period of 3 years or more.
सदल भी आई है क्या? नहीं ना। एक आखिरी पॉइंट और ऐड कर लो। देखो, सम डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, सम डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, of government employee for a deferred annuity scheme, for a deferred annuity scheme। इसमें ब्रैकेट में लिख लो मैक्सिमम 1/5 ऑफ सैलरी, मैक्सिमम 1/5 ऑफ सैलरी। डन। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना सेक्शन 80CCC। मॉड्यूल में चाहो तो खोल लो, 80CCC जैसे लिखवाएंगे वैसे देखते भी जाना उसमें मॉड्यूल में। एटी ट्रिपल सी, ठीक है। इसमें अब समझो एलआईसी का या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का एन्युटी प्लान होता है पेंशन के लिए, उसका अपन पेंशन प्लान भी बोल सकते हैं, ठीक है। पेंशन प्लान फंड होता है, उसमें अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, ठीक है, पेज नंबर 6.22, ठीक है। अगर आप एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो या किसी और इंश्योरेंस कंपनी के एन्युटी प्लान में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो आप 80CCC का क्या ले सकते हो। यहाँ पर इंडिविजुअल के लिए बस एलिजिबल है ये, ठीक है। और मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा बेटा, 1.5 लाख का, ठीक है ना। अब 1.5 लाख का डिडक्शन जब यहाँ पर ले रहे हो एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी का, इसका सेम का डिडक्शन 80C के अंदर नहीं लोगे। समझ में आया, ठीक है। तो 1.5 लाख यहाँ हो गया और 1.5 लाख 80C में हो गया, वैसे तो 3 लाख हो गया, बट अभी ट्विस्ट आएगा, ठीक है। अभी आएगा 80CCE। देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैक्सिमम डिडक्शन में 80CCE के बारे में। 80CCE, 80C, 80CCC, 80CCD, तीनों को मिलाकर एक लिमिट तय कर देता है कि तीनों को मिलाकर भी 1.5 लाख टोटल लिमिट है। ये तो अलग अलग 1.5 का कोई मतलब है नहीं, ठीक है मतलब अगर 80C में नहीं। क्या हुआ होगा ये बाद में ऐड हुआ, 80CCE पहले 1.5 लाख का लिमिट देते होंगे, बट फिर इसको कम करना चाहा तो एक और सेक्शन डाल दिया,
कि ओवरऑल तीनों को मिलाकर भी कितने का मिलेगा, 1.5 लाख। ठीक है, गवर्नमेंट कभी भी चाहे तो एटीसीसी को चेंज कर सकती है, तो एटीसी और एटीसीसी और एटीसीसी को हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? चलो तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, लिखो 80CCC हेडिंग डालो, लिखो कंट्रीब्यूशन टू हाँ 80CCC की हेडिंग है ये, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ LIC, इसको यहाँ पे बुक में एनुइटी प्लान बोला है, पेंशन फंड है वो। ठीक है, और एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी, LIC या कोई भी और इंश्योरेंस कंपनी। एलिजिबल एसएससी लिखो, फर्स्ट पॉइंट एलिजिबल एसएससी, एलिजिबल एसएससी लिखो इंडिविजुअल, एलिजिबल एसएससी लिख लिया। बी पॉइंट लिखो अमाउंट ऑफ डिडक्शन, अमाउंट ऑफ डिडक्शन मैक्सिमम 1,50,000। एटीसीसी बाद में लिखेंगे, एटीसीसी करने के बाद है ना, मैक्सिमम 1,50,000। ठीक है, बस डीम्ड इनकम वाला मॉड्यूल में जो पॉइंट है ना, उसमें बस ये लिखा हुआ है कि जब भी इस एनुइटी प्लान से विड्रॉ करोगे पैसे या आपको पेंशन मिलना चालू होगी, तो वो पेंशन आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, डिडक्शन से रिलेटेड नहीं है। आ जाओ एटीसीसी में, एटीसीसी लिखो, हेडिंग डालो, फिर एक्सप्लेन करती हूँ मैं। एटीसीसी के ना 2-3 पार्ट्स है, एटीसीसी 1, फिर 1B अलग है। ठीक है, लिखो एटीसीसी कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्लिक नेशनल पेंशन स्कीम, ऑब्लिक न्यू पेंशन स्कीम। ऑब्लिक नेशनल पेंशन स्कीम, गुड मॉर्निंग, ऑब्लिक न्यू पेंशन स्कीम। एलिजिबल एसएससी इंडिविजुअल है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इस चार्ट से कि, अच्छा नहीं तुम लोग को तो दिख रही है, मॉड्यूल में देखो मॉड्यूल में देखो एक चार्ट बना हुआ है। ठीक है,
है पेज नंबर 6.24 में। हाँ देख, ATCCD 1 पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन और आफ्टर 1/1/2004, और सेकंड में लिखा है एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर, ठीक है। तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। मतलब ये जो स्कीम है, पेंशन स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, नेशनल पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम है, इसमें एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस का अपन क्या ले लेंगे, डिडक्शन। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो चाहे अदर एम्प्लॉय हो, दोनों कवर्ड है 10% में, तो अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए अलग लिमिट थी, अदर एम्प्लॉय के लिए अलग थी, तो वो इसीलिए से बाइफर्केशन बना हुआ है, ठीक है। फिर एनी अदर इंडिविजुअल, अगर आप खुद से कंट्रीब्यूट करते हो, आप एम्प्लॉय नहीं हो, आप नेशनल पेंशन स्कीम में खुद अकाउंट खुलवा सकते हो, न्यू पेंशन स्कीम में खुद अकाउंट खुलवा सकते हो, अपना खुद का कंट्रीब्यूशन दे रहे हो आप, तो आपका कंट्रीब्यूशन और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम विच एवर इज लेस का आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। समझ गए? हाँ हाँ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन पीजीबीपी हेड के अंदर एम्प्लॉयर को मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर के लिए तो वो खर्चा है ना। यही अपन ने वहां पे भी पढ़ा था, वो पीपीएफ और आर, पीपीएफ नहीं था वहां पे, एसपीएफ और आरपीएफ, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब ATCCD 1B क्या बोलता है, ठीक है। ये तो 1 था जो अभी अपन ने पढ़ा, 10% और 20% ऑफ GTI, ठीक है। ये बोलता है एडिशनल आपको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। देखो, provides for an additional deduction of up to 50,000 in respect of the whole of the amount paid or deposited by an individual assessee under NPS in the previous year, whether or not any deduction is allowed under ATCCD 1। मतलब ये एडिशनल मिलेगा ही बेटा, समझ गए क्या? इसका एक एग्जाम्पल भी करते हैं अभी, है ना, तो क्लियर हो जाएगा। पहले इतनी बातें लिखवा दूं मैं तुम लोगों को। हेडिंग के बाद एलिजिबल एसएससी इंडिविजुअल लिखना, उसके बाद एक चार्ट बनाएंगे ना।
क्या कर रहे हैं? हाँ, 80 CCD1 का अपन को चार्ट बनाना है ना। अभी बता, पहले सेक्शन 80 CCD1 का पॉइंट लिखो, 1B का पॉइंट लिखवा कर फिर एग्जाम्पल करवाती हूँ, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, अब इसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि वो एक एक 2004 तुम लोगों को वैसे भी याद नहीं रहेगा, ठीक है, और इतना कुछ याद करना पॉसिबल भी नहीं है। तो कितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लेस का आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। इसके ऊपर अगर जगह छोड़ी है तो एक लाइन है तो लिख लेना अमाउंट ऑफ डिडक्शन। ठीक है, वो अमाउंट ऑफ डिडक्शन। ये तुम लोग का सेकंड पॉइंट होगा ना, पहले पॉइंट में एलिजिबल एसएससी लिखा था, और अदर इंडिविजुअल अगर है, सैलरी नहीं है तो हाँ, उसमें लिखो एसएससी का
contribution मतलब SSC's contribution और 20% of GTI, whichever is less. जो सैलरीड नहीं है, वन भी लिखो, फिर अपन एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे मिलेगा वो एडिशनल 50,000 का डिडक्शन कैसे है, ठीक है। और इसको अपन 80cc से भी लिंक करेंगे, ठीक है। लिखो एडिशनल डिडक्शन up to rupees 50,000 shall be allowed. Other than contribution covered under section 80CCD1. आपने 80CCD1 यूज किया हो चाहे नहीं किया हो, आप इसमें 50,000 का डिडक्शन ले सकते हो अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में या एनपीएस में, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। और मैं एग्जाम्पल में तुम लोगों को 80cc का इम्प्लीकेशन यहाँ पर समझाऊंगी, ठीक है। लिखो assessee's contribution ₹1,40,000 एनपीएस के टूवर्ड्स कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। जीटीआई लिखो 5,50,000, ठीक है। अब आरसीसी क्या कर सकता है, ऑप्शन 1 उसके पास है, पहले वो 80CCD1 में डिडक्शन ले ले, ठीक है। तो ऑप्शन 1 में फर्स्ट में वो 80CCD1 में कितना डिडक्शन ले सकता है, कंट्रीब्यूशन और जीटीआई का 20%। तो जीटीआई का 20% कितना है, कंट्रीब्यूशन 1,40,000 और 20% ऑफ जीटीआई कितना, whichever is less। 1,10,000 का उसने डिडक्शन यहाँ पे ले लिया, उसने टोटल कंट्रीब्यूशन कितना किया था, तो 1,40,000 से ज्यादा का डिडक्शन तो वैसे भी नहीं मिलेगा ना। 1,10,000 का यहाँ ले लिया, बचा हुआ 80CCD1B में 50 तक का मिल सकता है, तो डिडक्शन ले लिया उसने 30,000, ठीक है। ऑप्शन 2 समझते हैं। अच्छा ऑप्शन 1 पहले कॉपी कर लो।
30,000 कैसे आया? कंट्रीब्यूशन 1,40,000 माइनस 1,10,000 का जो डिडक्शन ऊपर ले लिया। ठीक है, ऑप्शन 2 समझो। फर्स्ट आप लगा सकते हो ATCCD 1B, क्योंकि 1B 1 लगाए बिना भी लग सकता है। आपने 1B में डिडक्शन 50 का तो ले लिया, समझ में आया? बचा कितना? 90,000। सेकंड में आपने लगाया ATCCD 1, उसमें आपने कितना लिया? 90 और 1,10,000 विच एवर इज लेस, तो 90,000। ठीक है, और 20% ऑफ GTI 1,10,000 विच एवर इज लेस, तो 90 का आपने यहाँ ले लिया, तो अगेन आपने टोटल डिडक्शन कितने का ले लिया? ठीक है, अब ऑप्शन 2 कोई क्यों करेगा समझना। ATCCE बोलता है ATC प्लस ATCCC प्लस ATCCD 1, 1B को कवर नहीं करता वो, समझ में आया? का मैक्सिमम डिडक्शन आप कितना ले सकते हो? ठीक है, तो अगर आपका मान लो ATC में ही कितना हो जा रहा है, 1.5 लाख हो जा रहा है, या ये दोनों को मिलाकर ही 1.5 लाख हो जा रहा है, तो इसमें ज्यादा डिडक्शन लेने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप पूरा डिडक्शन 50,000 का 1B में ले लो, फिर रिमेनिंग आप कहाँ पे डालो? ATCCD 1 में। ठीक है, क्योंकि ATCCD 1 मैक्सिमम 1.5 लाख फंसा देगा आपको, समझ गए क्या? हाँ हाँ, यहाँ पर ना फर्स्ट वाले ऑप्शन में ना, सेकेंड वाले ऑप्शन में 90 का आपने ATCCD 1 में ले लिया, बचा 60,000। हाँ, 60,000 का ATC और ATCCC में ले लेना, समझ गए? चलो, अभी ATCCD 1 हो गया है, 1B हो गया है, 2 बचा है। ठीक है, 2 कल समझाती हूँ। हाँ लिखो ना, कॉपी करना है इसको।
अभी तो सिर्फ मुझे ये समझाना था कि कैसे लगाओगे ATCCD 1 और 1B, ठीक है। वो पॉइंट था, वो समझ में आ गया ना कि 1B ATCCE में कवर नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा कि हम 1B का पूरा ले लें और फिर बाकी का 1 में लें,